ठीक है, हमारा नया चैप्टर है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबने किया हुआ है पहले +2 में, नहीं भी किया अभी हमने पिछला चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट किया है। अगर आपको वो समझ आ गया था तो इसको समझने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलमोस्ट दी सेम कैलकुलेशंस है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आने से पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट चला करती थी। तो जब से कैश फ्लो स्टेटमेंट आई है, फंड फ्लो को रिप्लेस करके अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले मतलब समझते हैं इसका है क्या। दिस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। दिस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, कैश इक्विवेलेंट इसका मतलब इक्वल टू कैश, बिल्कुल ठीक आपने बोला, बैंक बैलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस दी बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेगेटिव बैंक जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं वो माइनस कर दिया जाएगा। तो कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इन चीजों के हमने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बनानी है टू कैलकुलेट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स व्हिच आर बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज रिड्यूस्ड बाय द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, अगर आपको ध्यान हो कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड की जाती थी। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 3 एक्टिविटीज के बीच में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, वहां 3 स्टेप्स में हमने खत्म किया, जिसमें पहला स्टेप था शेड्यूल ऑफ द वर्किंग कैपिटल, सेकंड स्टेप हमारा P&L अकाउंट, थर्ड हमारा स्टेप था द फंड फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग नोट्स में लेजर्स बनाए थे, वो तो यहाँ पर भी हमें बनाने थे। ठीक है, तो वहां जो 3 अकाउंट्स थे या स्टेटमेंट थी, यहाँ एक ही स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपने पहली एक्टिविटी बिल्कुल ठीक बोली थी, दैट इज दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं इसको याद रखने के लिए आपको इसको मर्ज करके या उसको जो पिछला चैप्टर हमने फंड फ्लो किया था उसी के साथ कंपेयर करके समझा देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने क्या कुछ कवर करना है। कवर्स ऑल दी वैल्यूज रिलेटेड टू दी P&L अकाउंट, या एडजस्टेड P&L अकाउंट लिख देता हूं, एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो पिछले हमने चैप्टर में फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया था, स्टेप नंबर 1 शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज डाले थे, वो सारे यहीं पर हमने इंक्लूड करने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो वहां सेकंड स्टेप हमने किया था एडजस्टेड P&L अकाउंट, उसको भी यहाँ पर हमने इसमें ही मर्ज करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने रिलेट किया है फंड फ्लो के साथ। तो फंड फ्लो का स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 जो हमारा था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में मुझे इंक्लूड करके दिखाना है। सेकंड एक्टिविटी होती है हमारी दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आता है, इंक्लूड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में इंक्लूड कर दिए थे। वो कहता है नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड। तो नॉन करंट एसेट्स का क्या मतलब है, फिक्स्ड एसेट्स और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उनसे रिलेटेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। थर्ड हमारी जो एक्टिविटी होती है दैट इज दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दीज आर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो बैलेंस शीट के हमने करंट एसेट्स कवर कर लिए, नॉन करंट एसेट्स तो इसमें एसेट साइड सारी कवर्ड है, हमने करंट लायबिलिटीज कवर कर ली। इसका मतलब बैलेंस शीट की एक ही आइटम बची है, दोज आर दी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो उनसे रिलेटेड जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करके दिखाएंगे। तो दिस इंक्लूड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू द नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी, दैट इंक्लूड्स बोथ द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द नॉन करंट, या आप उसको लॉन्ग टर्म लोन्स बोल सकते हैं, जिसमें बैंक लोन, डिबेंचर्स और वो सारी चीजें हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। तो उनसे रिलेटेड जो भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज होंगे वो मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड में इंक्लूड करके दिखाने हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। First is the indirect method and second is the direct method.
ठीक है, वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपने कौन से मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं विद द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, टी फॉर्म में नहीं बनाना है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनेगा। सबसे पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सीक्वेंस में चलना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ऊपर नीचे नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम आंसर अपना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम रिड्यूस करके वैल्यूज लेके चलेंगे। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लेके चलते हैं विच इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आइटम ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज द नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज कैलकुलेटेड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, जो हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना, बाय ब्रॉट डाउन टू कैरेट डाउन, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन नहीं है, दोनों का डिफरेंस लेना है और यहाँ पर हमने इंक्लूड करके दिखा देना। इसमें हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसको हम एप्रोप्रिएशंस ऑफ पीएनएल बोलते हैं, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशंस। वो जो भी चीजें हम वहां पर इंक्लूड करते थे एप्रोप्रिएशंस में, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में उसको इंक्लूड करके चलेंगे। तो अगर आपको सेमेस्टर 2 एप्रोप्रिएशंस वाला याद हो, जो भी पीएनएल को एप्रोप्रिएट किया जाता है जहां जहां, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपने इंक्लूड करके दिखानी। ठीक है, जैसे एक मैंने आपको आइटम लिखी है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे ही होता है प्रपोज डिविडेंड, ये ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, बोनस शेयर्स। नेट प्रॉफिट में आपने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं, ये सारी चीजें कहां आती थी? ठीक है, तो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में जितनी भी चीजें डेबिट साइड पे आती थी वो यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग में ऐड करनी है। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको लिखवाया था, इसकी रिलेशन मैंने विद द फंड फ्लो आपको लिखवाई थी कि ये एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट की वैल्यूज उसको इंक्लूड करेगा, और दूसरी चीज ये आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो पीएनएल की आइटम्स पहले हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो पीएनएल में जो भी चीजें वहां पर हम डेबिट करते थे, यहाँ पर इसको हमने प्रॉफिट में ऐड करके दिखा देना है। नेक्स्ट जो आपने करना है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। तो इन चीजों के अलावा जो पीएनएल में डेबिट करते थे यहाँ ऐड करेंगे, जो पीएनएल में क्रेडिट करते थे यहाँ पर हम माइनस कर दें। ठीक है, तो आनी पीएनएल वाली चीजें हैं, तो कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में डाल दी हैं, बाकी बची हुई डेबिट क्रेडिट वाली चीजें यहाँ पर हम नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स में इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने बोला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल ठीक जी, वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बेच के आपको लॉस हुआ है या एसेट बेच के हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ, अगर आपको ध्यान हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ, वो भी चीजें हम पीएनएल में डेबिट किया करते थे। ठीक है, तो उसको मैं सिंगल कैटेगरी में डाल देता हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ, वो यहाँ पर आपने इंक्लूड करना है। तो ये तो डेबिट साइड की सारी आइटम्स हमने इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, उसको सेग्रीगेट कर दिया बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो यहाँ पर हमने डाल दी हैं, और बाकी जो नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स है उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। क्रेडिट साइड में क्या क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये माइनस करना है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, मैं उसको सिंगल कैटेगरी बोल देता हूँ, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, इसको भी आपने माइनस करना है। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक जो डिफरेंस है, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स को इग्नोर कर देते थे, कैश फ्लो में उसको भी आपने कंसिडर करना है। तो जो इंटरेस्ट पेड होगा वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड वाले में लिख लीजिए उसको, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स या डिबेंचर्स आप इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, फंड फ्लो में इसको हम इग्नोर कर दिया करते थे, पर कैश फ्लो में इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव जैसे हमारी इनकम थी, क्रेडिट किया था, वैसे इंटरेस्ट पेड बिल्कुल ऑपोजिट उसका हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, जिसको हम पीएनएल में डेबिट करते हैं, और डेबिट करने का मतलब यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये जो हमने पिछला टोटल निकाला था उसमें ये सारी चीजें ऐड या लेस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, दिस इज रिटन एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए, आप ये फॉर्मेट कंटिन्यू करना है, मेरे पास जगह नहीं है, आप उसी को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही हमने आगे इंक्लूड करना है। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से लेने हैं? अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात यहां पर हमने इंक्लूड नहीं करनी है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ के अगर कोई करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जितनी वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है यहां पर आपने ऐड करके दिखा देनी। तो फॉर एग्जांपल, पहले साल में आपको स्टॉक गिवन है 1 लाख रुपए, अगले साल आपको गिवन है 80,000 रुपए, तो 20,000 से स्टॉक कम हुआ है और स्टॉक करंट एसेट है, तो 20,000 डिक्रीज इन स्टॉक लिख के यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट लायबिलिटीज हम ऐड करना है, दैट इज द इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपने ऐड करने हैं और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज आपने ऐड करनी है। ठीक है, और इन दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट वो लेस में ले जाते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद एक ये नया आंसर कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना है या इंक्रीज को ऐड करना है, अगर दिमाग से निकल गया तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टॉक का आपको एग्जांपल दिया, स्टॉक पहले 1 लाख था, अब 80,000 हो गया है, तो स्टॉक कम होने का क्या रीजन हो सकता है? बेच दिया, बेचने से इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है, तो इनफ्लोज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक स्टॉक का एग्जांपल लेके इनफ्लो आउटफ्लो समझ लेना, उसके बाद उसको ऑपोजिट करके ऐड लेस कर देना। तो एक चीज याद कर लो, बिल्कुल उसका ऑपोजिट फॉर द करंट लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा और इन दोनों का ऑपोजिट तो आपका लेस में चला जाए। तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद ये जो आंसर आएगा, दिस आंसर इज रिटन एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, दिस इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल वही करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं, तो उनको कंसिडर करने के बाद ये मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। इसमें मुझे माइनस करना है टैक्स पेड। वहां पर फंड फ्लो में क्या करते थे, जो प्रोविजन मेड वाला होता था, जो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लिखते हैं, पीएनएल में डेबिट करते थे और पेमेंट एप्लीकेशंस में लिखा करते थे। यहाँ पेड और मेड टैक्स का तरफ वो दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करके दिखा दिए गए हैं। मेड वाला ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड हो जाएगा, पेड वाला बिल्कुल लास्ट में माइनस करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज अगर आपको गिवन है टैक्स रिफंड, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वो ऐड करके दिखा दिया जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द नेट कैश फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम तब लिखना है अगर आंसर पॉजिटिव होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम यूज्ड इन लिखते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एन नेगेटिव आंसर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर खत्म होता है कि पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इतना कैश जनरेट किया है फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब इतना कैश हमने यूज किया है फॉर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही एक्टिविटी है जिसमें गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, बाकी दोनों तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी हमने इंक्लूड करनी है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी हमने इंक्लूड किया था या हमने लिखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। वी इंक्लूड ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का क्या मतलब है? फिक्स्ड एसेट्स एंड योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो उनसे रिलेटेड जितने भी इनफ्लोज होंगे यहाँ पर मुझे ऐड में लिख के दिखाने होंगे, जो भी आउटफ्लोज होंगे उसको हम लेस में लिख के दिखा देंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म हमने कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करके दिखाई थी,
और कोई इनफ्लो रिलेटेड टू दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और योर फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, बताएगा ये किससे रिलेट करता है? दिस अगर रिलेट्स हमने टू योर किसी को लॉन्ग लोन दे टर्म रखा हो। इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या किसी दूसरी कंपनी में डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो उसके ऊपर अगर उस कंपनी ने आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है तो आपके लिए वो इनकम है। ठीक है, तो अब वो आपको मिली है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो दिस इज एन इनकम या इनफ्लो विच इज रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने इंक्लूड करके दिखाया है। और एक चीज ध्यान रखें, ये सेम चीज यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस करके भी दिखाई है। तो ये हमेशा आपकी एडजस्टमेंट रहेगी जो ऑपरेटिंग में हमने माइनस करनी है और आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है जी, ये चीज। चलिए लेस में बिल्कुल इसका ऑपोजिट लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे आउटफ्लोज है, तो परचेज करने से आउटफ्लो होता है, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये आपका परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या जो हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पे करते हैं? नहीं सर, हमारी लायबिलिटी होती है वो। तो हम अपनी शेयर कैपिटल या अपने डिबेंचर्स के ऊपर पे करते हैं, विच इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। हमने यहाँ लिखा था दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स ओनली दी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू योर फिक्स्ड एसेट्स एंड योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब दैट आउटफ्लो इज नॉट रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना। तो ये भी आंसर दोबारा से, जैसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, इस एक्टिविटी का भी आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। पॉजिटिव होगा तो नेट कैश फ्रॉम, नेगेटिव होगा तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, 4-5 चीजें इसमें आती हैं। लास्ट हमारी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसमें हमने बोला था कि वो सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आएंगे जो नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है या तो वो शेयर कैपिटल होगी या वो आपके नॉन करंट लोन्स या नॉन करंट लायबिलिटीज में जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, वो चीजें आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है, जिसमें आपके डिबेंचर्स आ सकते हैं, बैंक लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स, वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके इनफ्लोज होंगे वो ऐड करेंगे। तो कैपिटल या लोन से रिलेटेड इनफ्लोज क्या हो सकते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो आपका इनफ्लो है। और लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड इनफ्लो क्या हो सकता है? लोन लेना या लोन रीपे करना? लोन लेना, तो लोन टेकन। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है किसी बैंक से, तो अगर जो भी वैल्यू ऑफ लोन आपने ली है दैट बिकम्स योर इनफ्लो। इसका ऑपोजिट बिल्कुल लेस में लिख देते हैं हम। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन। और कुछ आपको लगता है एनी इनफ्लो और आउटफ्लो रिलेटेड टू योर शेयर कैपिटल और योर नॉन करंट लायबिलिटीज? इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, अभी हमने पिछले में बात की थी। ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड, आपने अपनी कैपिटल पे डिविडेंड दिया है या आपने लोन्स पे या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसमें जनरली यही सारी चीजें आती हैं। तो इससे ही हमारा थर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज दोबारा से पॉजिटिव होगा तो नेट कैश फ्रॉम, नेगेटिव होगा तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आगे फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं और क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड करनी है। तो हमने 3 आंसर्स निकाले थे, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग का आंसर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, तीनों आंसर्स को क्यूमुलेट कर देना है, ऐड कर देना। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये वाला आंसर प्लस ये वाला आंसर प्लस ये वाला आंसर। अब तीनों को इकट्ठा करके एक फाइनल वैल्यू निकाल देनी। ठीक है, इस वैल्यू को हम लिखते हैं नेट इंक्रीज। इंक्रीज तब लिखना है अगर आंसर पॉजिटिव होगा, या डिक्रीज, डिक्रीज तब लिखना है अगर आंसर नेगेटिव होगा, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी करके पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको हम इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। अगर नेगेटिव आंसर आएगा उसको डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स बोल दिया जाएगा। इसमें आपने ऐड क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हमें बैलेंस शीट में दिए गए होंगे। ठीक है, बैलेंस शीट दी गई होती है ना 2 सालों की, अगर आपको फंड फ्लो याद हो, 2 सालों की बैलेंस शीट होती थी, साथ में एडजस्टमेंट्स होती थी। ठीक है, तो जो ओपनिंग मतलब छोटे जो भी प्रीवियस ईयर में कैश या कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है उनका सबका टोटल कर लेना है और यहाँ पर आपने ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देना है।
ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज में ओपनिंग बैलेंस अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको चेक करने का तरीका क्या है, दिस आंसर शुड मैच या विद द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग वैल्यू गिवन है कैश और कैश इक्विवेलेंट की, इसमें ऐड करने के बाद ये जो आंसर आता है ये आंसर उसके साथ टैली हो जाना चाहिए। जैसे फंड फ्लो में हमारा तरीका क्या था टैली करने का, वहां सोर्सेज और एप्लीकेशंस अगर मैच करते थे तो हमें लगता था कि हमने आंसर सही निकाला है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाली जो वैल्यू आती है बैलेंस शीट की क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट या क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ टैली कर जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपना आंसर सही निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फॉर्मेट है ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट।